हाँ हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी 8th लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। पिछले क्लास में हम लोग जो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज देख लिए थे स्फेरिकल मिरर में। ग्राफ भी देख लिए थे, 1/v वर्सेज 1/u, यू v वर्सेज u देख लिए थे ना। तो आज हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर में। बोल दिए थे ना कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे कुछ क्वेश्चन बच गया है। वो थ्योरी नहीं है, वो क्वेश्चन है। तो एक आध क्वेश्चन है, वो सब करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि एक कनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 cm। ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पे है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर फिर एक कन्वेक्स मिरर है, दोनों के बीच दूरी कितना है? 75 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इमेज कहाँ फॉर्म होगा, वो बताइए। ठीक है, तो बताइए फिर। पहला रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं M1 पे कराने के लिए ना। क्या करे भाई, लाइट रे यहाँ से चलेगा, इमेज कहाँ बनाएगा ये तो पता करना होगा ना हमको। कैसे पता चलेगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए? फर्स्ट सवाल लिख लियो ना आप लोग। फर्स्ट रिफ्लेक्शन 1/v प्लस 1/u इक्वल टू, तो 1/v पता नहीं, 1/u, u की जगह पे -12 रख दें तो ये -12 हो गया। और 1/f के जगह पे -10 रख दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सर, तो 1/v का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 60 रख लेते हैं, 5 - 6, तो v इज इक्वल टू -60। दोनों के बीच दूरी कितना है? 75 सेंटीमीटर है ना। क्या अरे ठीक है भाई, तुम बात समझ गए कि नहीं समझ? हाँ, ओके। तो ये इमेज कहाँ बनेगा? -60। तो ठीक, 60 सेंटीमीटर में बन गया रियल इमेज। ओके, अब ये इमेज जो होगा I1, इट विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड मिरर। तो सेकेंड मिरर के लिए ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? तो आप सेकेंड रिफ्लेक्शन का देख लें। अरे है ना, सेकेंड रिफ्लेक्शन में क्या होगा सर, जरा बताइए। सेकेंड रिफ्लेक्शन में क्या लिखेंगे? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। u का वैल्यू यहाँ पे कितना रख देंगे अब? -15, तो 1/-15। और 1/f, f की जगह पे +10, तो यहाँ से 1/v का वैल्यू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10, है ना। तो 4 + 6, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस में आया, मतलब ये लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, और ये लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये कितना आगे इमेज बन जाएगा? कितना सेंटीमीटर आगे बचेगा? और ये कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। तो फाइनल इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन यहाँ से कितने सेंटीमीटर पे? 81 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? ठीक है, देख लो पहले इसको पढ़ा है। हाँ, इसमें कह रहा है रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन इफ डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इज 45 सेंटीमीटर। तो पुराने सवाल को ही रिपीट करने को आ रहा है ना, दोनों के बीच में। लेकिन 75 सेंटीमीटर आप दूरी नहीं है, यहीं पे कर लें। नहीं, यहाँ पे तो नहीं होगा, गंदा हो जाएगा। चल, ये एक मिरर है, बोलो। और ये भी एक मिरर है, ओके।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कितना सेंटीमीटर पे, 12 पे, 12 सेंटीमीटर पे, रेडियस कितना 20, यहाँ भी रेडियस कितना 20, दोनों के बीच दूरी कितना 45, यस और नो। लाइट रे यहाँ से चलेगा, यहाँ से भी चलेगा, कितना आगे जाके मिलेगा 60 पे, लेकिन बीच में ही मिरर आ जाएगा, तो फिर ये लाइट रे ऐसा लगेगा कि यहाँ जाके मिलना चाह रहा है, ऑल्दो मिल नहीं पाएगा। तो दिस इमेज विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, यस और नो। ये जो इमेज होगा वो यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए दिस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगा दें। 1/v प्लस 1/u कितना +15 और 1/f कितना +10, यस और नो। 10 कर दिए तो 1/v कितना हुआ 1/10 माइनस 1/15 कितना होगा, कितना होगा तुमको तो पता ही है, हम थोड़े मजाक किया है। हाँ, कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1/v, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा +30, यस और नो, +30। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कराने में तो हालत खराब हो जाएगा। हाँ, डायग्राम में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, अच्छा, क्यों दिक्कत हो रहा है? हाँ, 30 ही आ रहा है ना। अरे बाबा, कहाँ बनेगा v कितना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है 10 पे है, 20 पे ना। हाँ, ऐसे बना दें। हाँ बोलो यार, डायग्राम बनाने में तो हालत खराब हो जाएगा। बेसिकली लाइट रे थोड़ा सा बेंड हो गया, यहाँ पे बनाने में कष्ट हो जाएगा हमको, थोड़ा एक पेज और हमको लेने दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ना, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है ना। तो एक काम करते हैं, लाइट रे को ऐसे ले आते हैं, ऐसे ले आते हैं। ये कहाँ जाना चाह रहा होगा 15 पे नहीं, और ये ब्लू वाला जो है दैट इज योर नॉर्मल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लेके चले जाते हैं, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, रियलिस्टिक नहीं लग रहा। अब तो लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अब भी नहीं लग रहा, हम भी किस जुगाड़ में समझ ही रहे होंगे। हाँ, इधर डगे है ना। और अब इस रे को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, एक तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो गया, हाँ, और दूसरा भी जो है इसी तरीके से आएगा, और फिर वो कहाँ जाएगा, मतलब दूसरा तो जैसे ये था ना, ये एक रे तो गया, एक ऐसे भी तो गया होगा, एक लाइट रे ऐसे गया होगा नहीं, और ऐसे आया होगा, तो ये नॉर्मल के लंग चला जाएगा ना, वापस भी आएगा नॉर्मल के लंग, तो इमेज जो है इसी लाइन पे कहीं बन जाएगा। ये कितना दूरी पे हो गया 30 सेंटीमीटर पे। अब समझ में आ गया रे डायग्राम, बोलो क्या दिक्कत, लिख ले इसको, पिछला पेज। ओके, इसमें हम ये येलो वाला भी मिटा देते हैं। फाइनल इमेज हम खाली यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, फाइनल इमेज खाली यहाँ पे लिख देते हैं I2, वो यहाँ से कितना सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर पे। और अगर ये डायग्राम बनाना हो तो अगला पेज पलट के देख लें। ठीक है सर, ये भी तो सिंपल ही है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरे जल्दी। ठीक है सर, तो
ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन तो नहीं है? आय हाय, कहाँ चल गया क्वेश्चन सब? हाँ, अगला क्वेश्चन वही सेम चीज में दोनों के बीच के दूरी को डी रख दिए। अब पूछे कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर, या व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ डी, डी का क्या वैल्यू है, सो दैट फाइनल इमेज आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन फॉर्म्स एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे कराना है? M1 पे। 3 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज ऑब्जेक्ट पे ही आ जाए, इसके लिए दोनों के बीच दूरी क्या हो, दोनों मिरर के बीच। ठीक है, हम थोड़ा हिंट दिए हुए थे एक दिन। बच्चों या ध्यान दो। आहा, बहुत गिरा हुआ है ये पेन। सुनिए मेरी बात बच्चों, लाइट रे यहां से चला, यहां से भी चला और फिर इधर गया। देखो मेरा इच्छा क्या है कि 3 रिफ्लेक्शन के बाद फिर से इमेज यही बने, नहीं तो ये लाइट रे ऐसे जा रहा है, अगर ये ऐसे ही वापस आ जाए तो फिर तीसरा रिफ्लेक्शन के बाद जो है यहाँ नहीं पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? अगर इंसिडेंट रे के अलोंग लाइट रे भेज रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग वो वापस आ रहा है, तो अगर रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग भेजेंगे तो इंसिडेंट के अलोंग वो वापस आएगा। इज दैट ओके? तो लाइट रे ऐसे भेजे और ऐसे ही वापस अगर आ जाए तो फिर आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन इमेज फाइनली यही बन जाएगा ना। लाइट रे ऐसे ही वापस आए, उसके लिए ये एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। यस और नो बच्चों? तो अगर 90 डिग्री हुआ, अगर 90 डिग्री हुआ तो जीने नहीं देगा हमको ये लोग। तो 90 डिग्री अगर हुआ दैट मीन्स कहाँ पर जा रहा है ये लाइट रे कन्वर्ज होने के लिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, नहीं माने 20 सेंटीमीटर पे। और हमको ये चीज मालूम है कि यहाँ से इमेज जो फाइनली बनता है 1/b + 1/e = 1/f कर चुके हैं ना। इसमें कितना पे बनता है? 60 पे। पिछले ही से पिछले क्वेश्चन में किए है ना। तो 60 पे बनता है, ये 20 ऑलरेडी है, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 - 20 दैट इज 40 cm। क्यों? क्योंकि ये फाइनल इमेज हमको चाहिए कहां पर? यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग हो गया, तो फिर लाइट रे वापस आ जाएगा। कोई ऐसा भी बंदा जिसको ये समझ में नहीं आया हो? बोलो। नहीं आया? राजा क्या? हमको इच्छा क्या था मेरा कि भाई लाइट रे पहला रिफ्लेक्शन किया, दूसरा किया और फिर तीसरा किया, तीसरे के बाद इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पे आ जाना चाहिए। तो लाइट रे ऐसे जा रहा है, अगर वैसे ही वापस आ जाए तो तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद फिर ऑब्जेक्ट पे चले जाएगा ना लाइट रे फाइनली। अरे आए ना? तो नॉर्मली जाना माने सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग जाना ना। तो ये दूरी कितना? 20। ये दूरी कितना? और हमको पता है कि पहला इमेज जो बनता है यहाँ से 60 पे बनता है, तो अगर ये 20 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 60 - 20 दैट इज 40। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का बोलो। तो ये पार्ट मतलब इसमें आंसर क्या हो गया? डी बराबर 40 cm। लेकिन इस सवाल का एक और पॉसिबल उत्तर है जिसका डिस्कशन हम लोग किए थे। सुनिएगा मेरी बात, अगर सुनिएगा, अगर लाइट रे ऐसा हो जाए कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट कितने पे है? 12 सेंटीमीटर पे, ठीक। तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, इमेज कहाँ पे बनता है? ये 60 सेंटीमीटर पे। इमेज कहाँ पे बनता है? 60 सेंटीमीटर पे। नहीं, ये भी फोकस कितना है? 10 cm। बोलो, इमेज 60 पे बनना है। तो ये लाइट रे अगर मान लीजिए डायरेक्टली पोल पे चला गया, ठीक, तो ये एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं हो जाएगा? ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये लाइट रे ऐसे गया तो ये वापस ऐसे आएगा, और ये जो इधर गया वो वापस इधर चला जाएगा। बोलो, तब फिर से फाइनल इमेज यही बन जाएगा
समझ में आ रहा है कि बात कि नहीं? तो इसके लिए डी का वैल्यू कितना होना चाहिए? इसके लिए डी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर। यस और नो? बोलो, लिख लो। एक बार डी होना चाहिए कितना? 40 और दूसरा बार डी 60। ठीक है, डन। इसका बी पार्ट भी लिख लीजिएगा सर। डी के दो पॉसिबल आंसर है, एक तो 40 हो गया, दूसरा 60। डन। अगला क्वेश्चन कीजिए जरा। ये पहला, ये M1 है, स्फेरिकल मिरर को हम लोग M1 नाम दिए हैं। ये प्लेन मिरर है, ये दूसरा मिरर है, M2 बोल देंगे उसको। इसको ओरिजिन बोले 0,0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये प्लेन मिरर 45 डिग्री पे है। ऑब्जेक्ट यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे हो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और पोल जो है वो यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी आगे है। ठीक है, क्लियर है? ये 20 सेंटीमीटर नॉर्मली जो होता था, 15 पे ऑब्जेक्ट रखा रहता था और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, वही है। लेकिन इसका पोल यहाँ से कितना सेंटीमीटर आगे? 25 सेंटीमीटर। दिस इज योर ओरिजिन, और यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिए हैं 45 डिग्री पे। आपसे पूछा गया कि दो रिफ्लेक्शन के बाद, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ, सेकेंड रिफ्लेक्शन यहाँ, दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बताइए। बताइए, सुनिए मेरी बात। यहां से लाइट रे जाएगा, ठीक, यहां से लाइट रे ऐसे गया, ये भी ऐसे गया, और ये जा रहा होगा ना कन्वर्ज होने के लिए, कितना दूरी पे? थोड़ा सा इसको बना लेते हैं ढंग से, इसको भी ढंग से बनाना पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर पीछे बनता है, बार बार देख चुके हैं हम लोग। तो माने यहां से 5 सेंटीमीटर, नहीं, सॉरी, ठीक है, ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर पे इमेज बनने वाला है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिएगा कि ये है मेरा 5। अब पूरा पूरा फोकस इस पे कर लो कि ये दूरी कितना है हमारा? 5। ये दूरी कितना है? 5। और ये एंगल कितना डिग्री है? 45 डिग्री। हमको प्लेन मिरर में तो मालूम है ना कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 5 पे, तो इस साइड भी 5 पे बनेगा, और इधर से 45 डिग्री एंगल है तो इधर से भी। तो इमेज फाइनली जो बनेगा वो यहाँ से, ये वाला प्लेन मिरर से जैसे ये 45 डिग्री है, वैसे इधर भी 45 डिग्री बनेगा। और अगर ये 5 है तो ये भी। अच्छा, एक बात समझिएगा, ये 45 और 45 डिग्री मतलब 90 डिग्री एक्स एक्सिस से, तो कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया मेरा? फाइनल इमेज। यस और नो? ये फाइनल इमेज। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका? 0, अच्छा, अगर रे डायग्राम बनाना होगा तो वो तो हम बना ही सकते हैं, जबरदस्ती तो करना है ना? यहाँ ला करके बना दीजिए। इधर ओके। हम आपसे जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, सुनिएगा। एक प्लेन मिरर है सर, ठीक, इसमें लाइट रे जा रहा था, इंसिडेंट रे जा रहा था टकराने के लिए, कितना दूरी पे? 5 सेंटीमीटर पे। ये इंसिडेंट रे कितना पे जा रहा था? 5 सेंटीमीटर पे, 45 डिग्री पे। तो दिस विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो भी यहां से कितना सेंटीमीटर पे बनेगा? 5 सेंटीमीटर पे। और वो भी कितना डिग्री पे बनेगा? 45 डिग्री। यस और नो? इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही ना? और ये टोटल 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये अलग बात है कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो इमेज होगा वो रियल इमेज होगा। यही ना हम बता रहे थे, वही यहाँ बताया। लिख लीजिए इसको।
एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो, एक सवाल ये है सर कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज M1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे मानना है? M1 पे। पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे मानना है? M1 पे, ठीक है। और उसके बाद जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे एक मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट रिफ्लेक्शन उसमें, उसके इमेज का इस मिरर में इमेज फॉर्म करवाना है, ठीक है सर। देखिए करके। हाँ जी, सुनिएगा। हेलो हेलो हेलो। ये 15 पे है ऑब्जेक्ट, है ना। इमेज कहाँ पे बनेगा? 30 पे बनेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा? नहीं। तो ये हो गया I1, ये हो गया I1, ठीक है। कोई दिक्कत? ये दूरी कितना है? 30। तो बचा हुआ कितना दूरी हो जाएगा? 15, है ना। अब ये जो लाइट रे यहाँ जाएगा, ये जो लाइट रे यहाँ जाएगा, उसको क्या लगेगा कि रेज कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से 15 सेंटीमीटर से। सो दिस इमेज विल बिहेव एज अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर M2, फॉर M2, यस और नो। लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा M2 के प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, बल्कि कितना सेंटीमीटर ऊपर है? 1 सेंटीमीटर ऊपर है। सर इसको हम बना लेते हैं ऐसे। कन्वेक्स था ना सर, ये कन्वेक्स था ना ये? हाँ हाँ। तो ये कन्वेक्स मिरर, रेडियस कितना? 20 सेंटीमीटर, नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा I1 कितना सेंटीमीटर ऊपर? ओके। और वो यहाँ से कितना दूरी पे होगा? 15 सेंटीमीटर, ओके। बोलो। और तब हम लोग 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f करेंगे। तो 1/v प्लस 1/u कितना? इंसिडेंट रे का ऑपोजिट है, -15। और 1/f किधर? फोकस तो इधर होगा, इंसिडेंट रे के अलावा, तो +10, है ना। तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10। ये 30, ये 3 प्लस, नहीं 2 प्लस 3, ठीक है। तो v बराबर 6 सेंटीमीटर। प्लस में आया मतलब इमेज इसी साइड में बनेगा। कितना सेंटीमीटर में बनेगा? 6 सेंटीमीटर। फिर हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो प्लस में है, तो +1, और माइनस ऑफ v इज इक्वल टू +6 और u बराबर -15, -15, यस और नो। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 2/5 ना, नहीं 2 3 6 5 15, तो दैट इज 0.4, यस और नो। और प्लस में आया है, प्लस में आया ना, दैट मीन्स इमेज यहाँ से ऊपर बनेगा। कितना सेंटीमीटर ऊपर? 0.4 सेंटीमीटर ऊपर, यस और नो। और पीछे कितना बन गया? 6 सेंटीमीटर। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट था क्या? 0,0। तो इस वाले का कोऑर्डिनेट क्या बचेगा? -6, 0.4 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा I2 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? बोलो। -6, 0.4, बोलो। ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। एक चीज हमको खाली बताना, ये डन है? लिखना है? नहीं, सब कर लिए हो। हमको एक चीज बस बताना है सर, कि ध्यान एक चीज का रखिएगा आप, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ हाइट है और 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, मल्टीपल टाइम हो रहा है, ठीक है, सक्सेसिव, सर हम आपको लिखने का मौका देंगे। जैसे मान लीजिए कि
ये है एक मिरर, फिर उसके बाद कोई दूसरा मिरर है, नहीं ठीक। तो ऐसे कुछ ऐसा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे, ठीक, ये M1 है, फिर उसके बाद M2 पे जा रहा है, कुछ ऐसा। तो मैग्निफिकेशन पहले वाले का जो M1 होगा वो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज 1 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज 1 जो होगा दैट विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर M2 फॉर, तो M2 का वैल्यू में हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, H1, जो इसका इमेज का हाइट है पहले वाले में, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाएगा, हाँ है ना, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस मैच कर रहे हैं, इज दैट ओके। और फिर दूसरा इमेज जो बनेगा, ये जो H2 है ये क्या है, सेकेंड वाले रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का हाइट, हाँ है ना। मान लीजिए तीसरा रिफ्लेक्शन होता, तो तीसरा रिफ्लेक्शन में H2 क्या होता, ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाता। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H3 जो है सो फाइनल हाइट ऑफ इमेज हो गया, और H2 क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो। इस तरीके से चल रहा है, ठीक। अच्छा, अगर हमसे पूछेगा कि फाइनल मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन, अगर तीन ही रिफ्लेक्शन हुआ है तो नेट मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम नेट बराबर H3 बाई HO, यही ना, H3 बाई HO। अब यार इस सब को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो H1 कट जाएगा, H2 कट जाएगा, यहाँ H3 बच जाएगा और यहाँ HO, है ना। तो एम नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, H3 बाई HO, एम नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, H3 बाई HO। क्लियर है क्या, समझ में आया, पक्का। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि एम नेट जो होगा वो क्या होगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 एंड सो ऑन, सब कटते चले जाएगा। अंतिम इमेज का हाइट, पहला ऑब्जेक्ट का हाइट, अंतिम इमेज न्यूमरेटर में, पहला ऑब्जेक्ट जो है डिनोमिनेटर में, वही तो तुम्हारा नेट मैग्निफिकेशन है। तो नेट मैग्निफिकेशन क्या होगा, सारे मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट, इज दैट ओके, गिवन दैट प्रिंसिपल एक्सिस मैच कर रहा है, ठीक है सर, लिख लीजिए इसको। इस सवाल का सॉल्यूशन अगर नहीं लिखे तो पहले लिख लो। चलो भाई साहब, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड, अरे क्या वो वाला है, M1 इंटू M2 इंटू M3 बराबर M नेट, वो वाला नहीं याद है, ये वाला नहीं याद। चलो, रिफ्रैक्शन तुम लोग तो जानते ही होगे क्या होता है रिफ्रैक्शन में। लाइट रे कहां पर बेंड होता है, दो मीडियम के इंटरफेस पे जब लाइट रे पहुंचता है तो दूसरे मीडियम में एंट्री करने के टाइम पे वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट कर जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग अपवर्तन कहते हैं, नहीं रिफ्रैक्शन, यस और नो। क्या बोले बताओ, डेफिनेशन बता दो, लुटेरा वाली बोलो। बेंडिंग ऑफ लाइट at the interface of two mediums, नहीं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लिख देते हैं, प्रोसेस ऑफ बेंडिंग एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, यस और नो। तो थोड़ा फोटो का तो जरूरत है ही नहीं, जैसे कि ये वो सीमा रेखा है ना, जो किसको दो भागों में विभाजित करता है, मीडियम 1 को और मीडियम 2 को, N1 और N2, उसका क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चर्चा पहला बार कर रहे हैं क्या, इससे पहले भी कर चुके हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N बराबर C बाई V, C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया। C का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू
10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसको रिपीट करना है? नहीं, किए हुए है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अरे रुक जाओ यार, 1 से ज्यादा ही ना होगा, तो जान ले लो। हाँ सर, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो करना होगा ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात तो क्लियर है आपको। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है, 1 के बराबर होता है फॉर वैक्यूम। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक हम आपको बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, वो था n2/n1। ये वाला चीज 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। एनीवे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है जो हमको बताता है कि उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना ज्यादा या कितना कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा उतना कम होगा, है ना। यस सर। अगर ये सी तो फिक्स है, वैक्यूम का स्पीड फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जितना कम, फ्रैक्शन उतना ज्यादा। तो जनरली होता भी है कि अगर आप मान लीजिए नॉर्मल सड़क पे दौड़ रहे हैं और फिर पानी में दौड़ रहे हैं और फिर कीचड़ में दौड़ रहे हैं, तो जैसे जैसे आपके रास्ते का या मीडियम का डेंसिटी बदलेगा, आपका स्पीड भी बदलेगा। यहाँ पे दैट डेंसिटी इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, स्पीड उतना कम होगा, स्पीड उतना। इज दैट ओके? एनीवे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन का। तो कोई लाइट रे जो कि ऐसे आया, इस रे को, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आशा की किरण, आपतित किरण, नहीं जानते होगे तुम लोग, इंसिडेंट रे ना, ठीक है सर। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ऑब्वियसली दिस रे, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब ये लाइट रे आया, इंसिडेंट हुआ, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो सकता है, नॉर्मल से आगे भी बेंड हो सकता है, लेकिन अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तुम लोग को भी मालूम भी होगा। जल्दी से थोड़ा इसको निपटा। हाँ, इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होता है, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ये सब 10th लेवल का बात सब है, इस पे ज्यादा समय देना व्यर्थ है। क्या क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? इंसिडेंट रे, अच्छा, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? सब एक ही प्लेन में होगा, जैसे लाइट रे बोर्ड के प्लेन में आया ना, तो आर एंगल पे बहुत सारा रे बन सकता है, नहीं जैसे कि ये वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। यहां से आर एंगल पे तो हम पूरा एक कोन ही बना सकते हैं, यहां से आर एंगल पे हम पूरा एक कोन ही बना सकते हैं, हाँ ना बोलो, है ना। तो लेकिन उसमें से वो लाइन हमको चुनना पड़ेगा जो इस बोर्ड के प्लेन में, जो इस बोर्ड के प्लेन में होगा। इज दैट ओके? ठीक है सर। तो ये तो एक बात हुआ। इसका मैथमेटिकल हम आपको बताए थे क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर बना लिए, सॉरी, अगर ये इंसिडेंट रे के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, और रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, और नॉर्मल के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, तो आई कैप, आर कैप, एन कैप का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब आई क्रॉस आर डॉट एन या आई क्रॉस एन डॉट आर, दैट विल बी। अच्छा, ये दोनों इसमें से किसी दो का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा, या तो बाहर कर लो या अंदर। उसका तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे होगा, है ना। तो ये इस चीज का मैथमेटिकल मीनिंग ये है, ठीक है सर? अरे बोलो, पक्का पक्का। दूसरा क्या है, दूसरा जो लॉ है उसको हम लोग
स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं क्या? क्या कहता है दूसरा लॉ? बोलो ना। साइन आई बाई साइन बराबर कितना वो कांस्टेंट? भाई म्यू को हम एन लिख दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? हाँ, क्या लिखते थे इसको? लिखते थे n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ठीक है, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई बराबर दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। इज दैट ओके? बोलो प्यारे बच्चों, यही ना? ये वाला जो है स्नेल्स लॉ, इसमें अगर पहला मीडियम, मतलब जैसे अगर तुम जो कह रहे थे साइन आई बाई साइन आर, तो ये तो हो जाएगा n2 बाई n1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। n1 अगर 1 हो जाएगा तो ये सिंपली हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 के बराबर, जो कि तुम ज्यादातर पढ़े हुए होगे क्लास 10th में। यहाँ पे n1 1 हो जाता था और ये म्यू हो जाता था, है ना? बोलो। इसको लिख लो और अब कहानी शुरू करते हैं सिर्फ इस लॉ पे बेस्ड सरल सरल सवाल। जल्दी आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पे डेफिनेशन मतलब सारा चीज कर सकते हैं ना। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो तो थोड़ा रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर वाला बात सब भी कर ही दो। रेयर टू डेंसर क्या मतलब है? इसको हम तो पढ़ते हैं आर टी डी। आर टी डी का मतलब क्या हुआ? रेयर टू गधा। देखो ये n1 है और ये n2 है। n2 डेंसर है, n1 रेयरर है, मतलब n2 का वैल्यू इज ग्रेटर देन n1। लाइट रे इधर से आ रहा है, लाइट रे इधर से आ रहा है, ठीक है सर? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक। अब जब हम लोग लिखेंगे n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ठीक, तो यहाँ पे n2 का वैल्यू तो ज्यादा हो गया, n1 से ज्यादा है ना n2 का वैल्यू। अब प्रोडक्ट दोनों का सेम है, तो अगर n2 इज ग्रेटर देन n1 दैट मीन साइन आर इज लेस देन साइन आई, है ना? तो ये लाइट रे ऐसे आ जाएगा, लाइट रे ऐसे आ जाएगा, है ना? कम हो जाएगा ना, n2 का वैल्यू ज्यादा तो साइन आर का वैल्यू कम। तो रेयर से जब डेंसर में आया तो लाइट रे जा किधर रहा था? लाइट रे ऐसे जा रहा था और ऐसे बेंड हो गया, तो ये डेल्टा क्या होगा? ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, अपने रास्ते से मुड़ गया। ये टोटल एंगल वर्टिकली अपोजिट से होता कितना? आई, और ये आर है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आर टी डी का मतलब क्या है समझे? रेयरर टुवर्ड्स डेंसर। टुवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? जब रेयर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है क्या? रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। इज दैट ओके? सिमिलरली जब डेंसर से रेयर, इसी का रिवर्सिबिलिटी देखते तो बात समझ में आ जाता, लेकिन फिर भी अगर डेंसर से रेयर जा रहा है, ठीक है, n1 है और ये n2, n1 का वैल्यू ज्यादा है और n2 का वैल्यू कम है, और लाइट रे ऐसे गया, ठीक, तो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हुआ, ठीक है सर, है ना? बोलो। तो आफ्टर यहां पे हम लोग लिखेंगे ना n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ऐसा लिखेंगे। तो जब यहां से यहां आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू घट गया, एन का वैल्यू कम हो गया, तो साइन आर का वैल्यू ज्यादा होगा, साइन आर का वैल्यू ज्यादा तो आर का वैल्यू भी ज्यादा, तो लाइट रे जो होगा वो थोड़ा दूर चला जाएगा, है ना? अब देखो लाइट रे का ओरिजिनल रास्ता जो था वो ये था, है ना? अब ये चीज क्या हो गया है मेरा? ये एंगल है मेरा आर। ओरिजिनल रास्ता जो था
उस हिसाब से देखोगे तो दिस एंगल इज आई। तो डेविएशन डेल्टा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। डेल्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? तो दो एक, या तो आई माइनस आर डेविएशन होगा या आर माइनस आई होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं टू रेयर, है ना, लेकिन हम रटते थे इसको डी ए आर। जैसे वो पढ़ते थे आर टी डी, वैसे ही होता था डी ए आर। ठीक है क्या? डेंसर अवे रेयर, डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक, रेयर से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज दैट ओके? यार कोई सब 10th लेवल का चीज में पीछे कर दीजिए, आगे कर दीजिए, करते हो भाई। ये सब चीज तो खुद ही लिख सकते हो। अगला पेज भी लिखना है ना, इसको भी लिखा जाए सर। आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाय बाय।